हेलो बच्चों, बिल्कुल मजे में। तो आज अपन एलन प्री स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द गिवन सिस्टम इन विच द टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय द आइडियल स्ट्रिंग एंड द पुली सिस्टम placed in the lift which is moving upward with an escalation of g by 2 as shown in the figure. The mass of the block A and block B are 0.1 kg each. The friction coefficient between the floor and the block A is mu और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1/3 गिवन है। तो बेसिकली अपन को लिस्ट मैचिंग करना है। जी का वैल्यू तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सब चीजें ऐसा यूनिट में गिवन है और सिस्टम बेसिकली रिलीज करा गया है फ्रॉम रेस्ट। ऑल स्ट्रिंग एंड पुलीज आर आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर तुम्हारा ब्लॉक ए और फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो 1/3 है। दोनों ब्लॉक्स का जो मास है ना वो बेसिकली 0.1 kg है, मतलब 1/10 kg है। और ये जो लिफ्ट है ना वो ऊपर की तरफ एस्केलेट कर रही है g/2 एस्केलेशन के साथ। तो तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है? एक तो कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, दोनों ब्लॉक्स का एस्केलेशन कितना होगा। तो चलो पहले ये सब चीजें फाइंड आउट करते हैं, फिर अपन वर्क भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं बेसिकली इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करूंगा ना वो लिफ्ट के फ्रेम में करूंगा। तो मैं लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व करूंगा। और जो तुम्हारा लिफ्ट का जो फ्रेम है वो बेसिकली कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और अगर तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन अप्लाई करनी है तो तुम्हें एक इमेजिनरी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पर, जिसको अपन सूडो फोर्स बोलते हैं। तो ब्लॉक ए पर जो सूडो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो कि कितना होगा? mg/2। और ब्लॉक बी पर भी जो सूडो फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो कितना होगा? mg/2। सही है। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जा रहा हूँ, तो लिफ्ट अपना रेस्ट पर आ चुका है। सही है, तो अब इसका कुछ एस्केलेशन होगा नहीं। तो अगर मैं ब्लॉक ए का एफबीडी बनाऊं तो तुम देखो, ब्लॉक ए पर नीचे की तरफ एक तो सूडो फोर्स है, ये अपने पास ही सूडो फोर्स है। एक इसका खुद का वेट तो है ही का, इसका खुद का वेट mg। ठीक है, इस तरफ मान लेता हूँ कि टेंशन लग रहा है। ऑफ कोर्स ये बात है कि एक ही जो टेंडेंसी है ना वो राइट डायरेक्शन मूव करने की है। तो ऑफ कोर्स ये बात है कि फ्लोर जो ब्लॉक ए पर जो फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे की तरफ लगाएगा। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू, ये तो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा ना कि तुम कौन से फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो। हर फ्रेम में वो सेम ही रहेगी। ठीक है, और अब मैं मान लेता हूँ कि लिफ्ट के फ्रेम में जो तुम्हारा ये ब्लॉक ए है ना वो इस तरफ मूव कर रहा है विद ए एस्केलेशन। सही। और एक ये फ्लोर तुम्हारा है ना ब्लॉक ए पर ऊपर की तरफ नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा। तो लिफ्ट के फ्रेम में मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक को कोई मोशन होगा नहीं, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में अब तुम्हारा फ्लोर रेस्ट पर आ चुका है। तो बेसिकली इस वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक ए का कोई मोशन होगा नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस आउट हो जाना चाहिए। तो मतलब नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg/2 जो कि सूडो फोर्स है प्लस mg जो कि वेट है। तो नॉर्मल कितना आ गया? 3mg/2। सही है। और क्या लिख सकता हूं मैं कि t माइनस एफ इज इक्वल्स टू ma। तो ये दो इक्वेशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं तो मैं ब्लॉक बी की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक बी पर तुम देख सकते हो, एक तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है, जो कि कितना होगा? mg/2 होगा। एक नीचे की तरफ वेट भी लगेगा जो कि mg होगा। ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। ठीक है, अगर मैंने ब्लॉक ए का एस्केलेशन राइटवर्ड डायरेक्शन में ए माना है तो ब्लॉक बी का एस्केलेशन नीचे की तरफ ए आएगा। आ रहा है समझ? ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तुम देखो ये स्ट्रिंग बनाओगे ना, तो अगर ये वाला पॉइंट, सॉरी कौन सा, ये वाला पॉइंट तुम्हारा इस तरह मूव कर रहा है ए के साथ, तो ये वाला पॉइंट इस तरह मूव करना चाहिए ए के साथ, क्योंकि जितनी भी बाकी पॉइंट्स हैं ये सब तो क्या फिक्स हैं, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। तो बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दोनों ब्लॉक्स का जो एस्केलेशन होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि टी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर लिखूंगा मैं
एम जी प्लस एम जी बाई टू माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या आ रहा है, ये 3 mg/2 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि तुम्हारे जो ये दोनों ब्लॉक्स है ना, इनके पास एस्केलेशन है, ठीक है, लिफ्ट के फ्रेम में। इसका ये मतलब है कि ब्लॉक ए और फ्लोर के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। सही है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन तुम्हारा म्यू इंटू एन के बराबर होगा, जो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू नॉर्मल, जो कितना है 3 mg/2। तो मेरे हिसाब से कितना आ रही है, mg/2 आ रहा है, तो ये अपने पास फ्रिक्शन आ रहा है। तो t माइनस mg/2 इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, एक तो अपने पास ये इक्वेशन है और एक अपने पास ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे हिसाब से बनेगा 3 mg/2 माइनस mg/2 मतलब mg इज इक्वल टू 2ma। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, g/2 आ रहा है। तो लिफ्ट के फ्रेम में दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सलेशन होगा वो g/2 होगा। g/2 का मतलब कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द ईच ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो अपना p है ना, वो किसके साथ मैचअप करेगा, 1 के साथ करेगा। ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में अब टेंशन कितना आ जाएगा, तो कर लेते सॉल्व। ए की वैल्यू तो निकली गई है यार, इधर नहीं लेना था अपन को यार, एक सेकेंड, ऊपर क्यों आ रहा है यार ये। वन सेकेंड, अच्छा, आफ्टर द करंट फेज। अब सही है। तो यहाँ पर तुम देखो एस्केलेशन की वैल्यू अपने पास g/2 आई है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t माइनस mg/2 इज इक्वल टू एम ए, और एक की वैल्यू कितनी g/2 है। तो यहाँ से अपने पास टेंशन कितना आ रहा है, mg आ रहा है। मास कितना था 0.1 था, g कितना है अपने पास 10 है, तो कितना आ रहा है, ये 1 न्यूटन आ रहा है। तो टेंशन जो लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है, 1 न्यूटन लग रहा है। तो जो अपना टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो बेसिकली 4 के साथ मैचअप करेगा। तो वैसे तो मेरा आंसर निकल गया है कि आंसर क्या होना चाहिए मेरा, ऑप्शन बी होना चाहिए। फिर भी अपन आर और एस को देख लेते हैं। कि वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक ए फ्रॉम द ग्राउंड रेफरेंस इन द टाइम 2/√5 सेकेंड इज। तो यहाँ पर तुम देखो टेंशन ने कितना वर्क डन करा है ब्लॉक ए पर। तो अगर तुम ब्लॉक ए की बात करो, तो अगर मैं अब ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहा हूँ, इन ग्राउंड फ्रेम, तुम देखो लिफ्ट का एस्केलेशन मेरे को एज इट इज जोड़ना पड़ेगा। भाई मेरे ब्लॉक का एस्केलेशन इस तरफ आ रहा है, कितना आ रहा था, ये g/2 आ रहा था, और लिफ्ट का एस्केलेशन एज इट इज जोड़ दो अब, जो कि g/2 ऐसे जोड़ना है। ठीक है। टेंशन तो तुम्हारा ऐसे लग रहा होगा, बाकी वेट नीचे लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। अब तुम देखो इधर, ये जो टेंशन वाला फोर्स है वो अपने पास कितना आ रहा है, 1 न्यूटन आ रहा है ना। तो टेंशन वाला फोर्स हरदम तो तुम्हारा कुछ ऐसे ही लगेगा इस तरफ, और इतने टाइम में, कितने टाइम में, इतने टाइम में 2/√5 सेकेंड टाइम में तुम्हारा ये जो ब्लॉक है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से करेगा ये हाफ इंटू g/2 मतलब 5 इंटू 2/√5 का होल स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आ रही है हाफ इंटू 5 इंटू 4/5, 5 से 5 गया, ये हो गया 2, तो मतलब 2 मीटर मूव कर जाएगा इस तरफ। इस तरफ जो तुम्हारा ब्लॉक जो मूव करेगा ना, वो 2 मीटर करेगा, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ भी करेगा, ऊपर की तरफ भी 2 मीटर ही करेगा। आ रहा है समझ तुम्हें। तो एक तरीके से तुम्हारा जो ब्लॉक है ना, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, देखो कुछ ऐसे जा रहा होगा। बस मेरे को तो इस तरफ का देखना था कि टेंशन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो कि कितना है 2 मीटर है।
तो वर्क डन बाय टेंशन कितना आ जाएगा? तो वर्क डन बाय टेंशन आ जाएगा अपने पास 1 × 2 मतलब 2 जूल। तो ये अपने पास टेंशन का वर्क डन है। तो जो अपना वर्क डन बाय टेंशन है वो बेसिकली 2 के साथ मैचअप करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक बी फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। तो अब तुम देखो इधर, अगर मैं ब्लॉक बी की बात करूं ग्राउंड फ्रेम में, तो एक तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा। मैं ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहा हूँ, इन ग्राउंड फ्रेम। और जैसे कि मैंने बोला कि लिफ्ट के फ्रेम में इसका जो एस्केलेशन आया था वो g/2 आया था नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मेरे को ग्राउंड फ्रेम में एस्केलेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लिफ्ट का एस्केलेशन एज इट इज जोड़ दूंगा। तो जब मैं इन दोनों का समेशन करूँगा तो मेरे हिसाब से 0 आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जब मैं ये ब्लॉक भी बना रहा हूँ तो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और इसका एक्सप्रेशन कितना है? 0 है, मतलब t बराबर mg है। और ऐसा भी हुआ था। तो इसका ये मतलब है कि ग्राउंड फ्रेम में तो ये ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट पर है, मतलब ये ब्लॉक डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्लेस भी नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो मेरे हिसाब से इस टेंशन वाले फोर्स का जो वर्क डन होगा कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाय टेंशन ऑन ब्लॉक बी। तो इसका आंसर अपने पास 3 हो जाएगा। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। 1423, 1423। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अज्यूम ऑल द पुल्लीज टू बी मासलेस एंड स्मूथ। तो अपन को बेसिकली लिस्ट मैचिंग करनी है। तो यार ये इन्फिनिट एटवुड मशीन वाला कॉन्सेप्ट का सवाल है और इसमें एम इफेक्टिव का यूज होगा। तो चलो करते हैं। तो पहले तो अपन इस इन्फिनिट एटवुड मशीन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम देखो ये ऐसा अपन को गिवन है। अब तुम देखो, मैं तो इसकी बात करूंगा। ये जो अपन को गिवन है ना ये वाला, तो इसकी बात करना है मेरे को। तो ये क्या गिवन है? कुछ ऐसे गिवन है, देखो ये अपने पास आइडल पुल्ली है, ये अपने पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ये दूसरी आइडल पुल्ली है। ठीक है, ये अपने पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m/3 है। तो ऐसे ही चलते जा रहा है, मतलब हर बार क्या हो रहा है? बेसिकली पहली बार m है, अगली बार m/3 है, उससे अगली बार कितना है? m/3² है, उससे अगली बार क्या होगा? m/3³ होगा। मतलब 1/3 का फैक्टर आते जा रहा है एकदम। अभी तो तुम्हें पता है कि अगर पुल्ली तुम्हारी आइडल है तो इसका मास कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब तुम देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम का जो मास है, इस पूरे सिस्टम का जो मास है ना, वो तुम्हारा है कैपिटल M, या कैपिटल M इफेक्टिव बोल दो उसको। ठीक है, अब मैं बेसिकली इस सिस्टम का मास जानना चाहता हूँ कि यहां से नीचे वाला जितना भी मास होगा इसका कितना होगा। तो तुम देखो क्या करूंगा मैं, ये मैंने बनाया, ये मेरा m/3, ये दूसरी पुल्ली, यहाँ पर क्या होगा? m/3²। ठीक है, ये तीसरी पुल्ली, यहाँ पर क्या होगा? m/3³। ऐसे ही चलते जाएगा। और इसकी बात करूँ तो पहले m होगा, फिर m/3 होगा, फिर m/3² होगा, फिर m/3³ होगा। चलो एक और बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा? m/3² होगा। ऐसे ही चलते जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर तो मैंने जो पूरा मास माना ना इस सिस्टम का, वो कितना माना है? m इफेक्टिव माना है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस सिस्टम का मास कितना होगा, तो मेरे हिसाब से इस सिस्टम का जो मास होगा ना वो होगा अपने पास m इफेक्टिव बाई 3। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, तुम देखो, तुम यहां से देख रहे हो। ठीक है, अगर तुम यहां से देख रहे हो
तो पहला मास तुम्हें m दिख रहा है, दूसरा मास तुम्हें m/3 दिख रहा है, तीसरा मास तुम्हें m/9 दिख रहा है, अगला मास तुम्हें m/27 दिख रहा है। ऐसे चलते जा रहा है ये। अब तुम यहां से देख रहे हो दोबारा, जब तुम यहां से देख रहे हो तो तुम देखो पहला मास तुम्हें m/3 दिख रहा है, दूसरा मास तुम्हें m/9 दिख रहा है, तीसरा मास तुम्हें m/27 दिख रहा है। तो जितने भी मासेस थे वो बेसिकली 1/3 टाइम्स हो गए। भाई पहली बार में यहाँ पर m था, यहाँ पर कितना m/3 है, दूसरी बार में यहाँ पर m/3 था, यहाँ पर कितना m/3 स्क्वायर है, तीसरी बार में यहाँ पर क्या था m/3 स्क्वायर था, यहाँ पर क्या अपने पास m/3 क्यूब है। तो एक तरीके से डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 ऐसे होते जा रहे हैं ना। तो मतलब मैंने हर मासेस को 3 से डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली जब मैंने हर मासेस को 3 से डिवाइड कर दिया है तो जो मेरा टोटल मास होगा, जो कि मेरा एम इफेक्टिव था, उसमें भी तो 3 का डिवीजन होगा। आ रहा समझ? तो यही एम इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट। तो एक तरीके से मैं से बोल सकता हूं इधर कि तुम देखो इधर, ये अपने पास पुल्ली है, ये अपने पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं मास अज्यूम कर सकता हूँ ना इस ब्लॉक का, वो कितना करूंगा मैं, m इफेक्टिव बाई 3। और इस पूरे का कितना है अपने पास, m इफेक्टिव है। मतलब एक तरीके से मैं से बोल सकता हूँ कि या ऐसे बोल लो, ये शायद तुम्हें पता होगा कि जैसे इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन आता है वो कितना आता है, 4m इंटू m इफेक्टिव बाई 3 अपॉन m प्लस m इफेक्टिव बाई 3 इंटू g। तो ये जो अपने पास टेंशन है ना इस वाली स्ट्रिंग में, वो बेसिकली बराबर होगा m इफेक्टिव इंटू g के। g से g गया, यहाँ से तुम देख सकते हो m इफेक्टिव से m इफेक्टिव गया यार अपने पास, 4m बाई 3 इज इक्वल्स टू m प्लस m इफेक्टिव बाई 3। तो मेरे हिसाब से आ रही है m/3 इज इक्वल्स टू m इफेक्टिव बाई 3। 3 से 3 क्या, तो अपने पास m इफेक्टिव की जो वैल्यू आ रही है ना वो m के बराबर आ रही है। तो अब तुम देखो ये जो अपने पास क्वेश्चन है ना वो बेसिकली कैसे बन जाएगा भी, ये कि अपने पास पुल्ली है, ये अपने पास कोई ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को बेसिकली x बोला गया है, ठीक है ना। और ये अपना पूरा सिस्टम का जो मास मैं ले रहा हूँ ना वो m इफेक्टिव ले रहा हूँ, जो कि कितना आ रहा है, m के बराबर आ रहा है। तो एक तरीके से तुम्हारा जो अरेंजमेंट है ना वो इसमें बदल गया है। अब अगर अरेंजमेंट इसमें बदल गया है, मतलब किसमें, इसमें गलत बना दिया यार, देख लो इसमें बदल गया अरेंजमेंट। सही बनाया था क्या? यहाँ पर बस ऐसे करना है। तो पूरा अरेंजमेंट तुम्हारा इसमें बदल गया, देख लो। और मेरे को लगता है कि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे एक पार्ट में सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी के पार्ट तुम करना सॉल्व। जैसे जब x बराबर क्या है अपने पास m/2 है, या दूसरा ले लेते हैं x बराबर m वाला केस ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो तुम देखो इधर, ये अपने पास ब्लॉक है जिसका मास m है, और ये वाले ब्लॉक का भी मास कितना m है। तो इसमें फाइंड क्या करना है अपन को, टेंशन। मतलब इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन देखो रिप्रेजेंट कर रखा है अपन के डायग्राम में। और क्या फाइंड करना है तुम्हें कि पुल्ली P1 का एस्केलेशन कितना होगा। तो आसान है यार, ये तो करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर तुम देखो, इसमें टेंशन में T मान लेता हूँ, तो इसमें भी T होगा, तो इसमें कितना होगा 2T होगा, तो इधर भी कितना होगा 2T होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है विद एन एस्केलेशन A1, ये तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है विद एन एस्केलेशन A2, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक का FD बनाऊं, तो ये अपने पास ब्लॉक है जिसका मास m है, नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है A1 एस्केलेशन से। क्या लिखूंगा मैं, mg माइनस टी बराबर ma1। अगर मैं इस वाले ब्लॉक का FD बनाऊं,
तो ये अपने पास ब्लॉक है जिसका मास m है। तो ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है वो 2t लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद a2 एक्सटेंशन। तो क्या लिखूंगा मैं 2t माइनस mg इज इक्वल टू ma2। ठीक है, अब a1 और a2 में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट से। तो तुम देखो यहाँ पर एक तो तुम्हें ये वाली स्ट्रिंग दिख रही होगी, तो ये वाली स्ट्रिंग जब मैं बनाऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है विद एन a1 एक्सटेंशन, ये वाला पॉइंट तो मेरा फिक्स है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये जो पुल्ली है ये तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, या सॉरी नीचे की तरफ आएगा। ये मैं बताता हूँ नीचे की तरफ क्या आएगा, और ये नीचे की तरफ a2 से ही आएगा। भाई नीचे की तरफ a2 से क्या आएगा, क्योंकि जब तुम ये वाली स्ट्रिंग बनाओगे, कौन सी वाली स्ट्रिंग, ये वाली देखो, ये वाली स्ट्रिंग जब तुम बनाओगे तो ये दोनों पॉइंट तो तुम्हारे फिक्स हैं, फिक्स फिक्स, क्योंकि ये इस पुल्ली के साथ है। और ये वाला पॉइंट तुम्हारा ऊपर आ रहा है विद एन a2 एक्सक्लेशन, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा नीचे आना चाहिए विद एन a2 एक्सक्लेशन। सही है, तो ये दोनों पॉइंट तुम्हारे इस पुल्ली के साथ है, तो दोनों तुम्हारे नीचे आ रहे हैं विद एन a2 एक्सक्लेशन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a1 बराबर 2a2। a1 बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है, और a2 वाले दोनों स्ट्रिंग की लेंथ को घटाने का काम कर रहे हैं। तो बढ़ाने वाला इज इक्वल टू घटाने वाला, जब भी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट दे सकती है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा बेसिकली, या ऐसे करो कि पहले अपन t को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर अपन t को एलिमिनेट करना है तो इस वाली इक्वेशन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2ma1। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ। तो अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा, बेसिकली मेरे पास आएगा कि mg इज इक्वल्स टू ma2 प्लस 2ma1। तो mg इज इक्वल्स टू ma2 प्लस 2m, और a1 की जगह क्या जाएगा, 2a2 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, g/5 आ रही है, जो कि अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और a2 बेसिकली रिप्रेजेंट भी क्या कर रहा है, a2 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा ये वाली पुल्ली का एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो अपन को तो किसका निकालना है, पुल्ली p1 का निकालना है, मतलब ये वाली पुल्ली का निकालना है। ये वाली पुल्ली का एक्सप्रेशन बोलो, या फिर तुम ऐसा बोलो कि ये वाले ब्लॉक का एक्सप्रेशन, कौन से वाले ब्लॉक का, ये जो एम इफेक्टिव का जो मास आता है ना इसका एक्सप्रेशन, तो इसका एक्सप्रेशन भी तो a2 होगा, तो मतलब g/2 सॉरी g/5। तो g/5 कितना हो गया अपने पास, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस वाले के लिए जो अपना मैचिंग है वो किसके साथ होगा, 1 के साथ होगा। तो क्यों अपना 1 के साथ हो रहा है यार। ठीक है, तो वैसे तो मेरे को आंसर पता चल गया कि आंसर क्या होगा अपने पास, ऑप्शन ए होगा। तो ऐसे करने होते हैं बेसिकली इस सवाल को, एम इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो तुम कर लेना। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 masses are kept as shown in the figure, assume all the surfaces to be smooth just after the system is released from the rest। तो अपन को फाइंड आउट करना है कि हर एक ब्लॉक का एक्सप्रेशन कितना होगा। तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, आसान से ही क्वेश्चन है। तो तुम देखो, मैं बोल देता हूँ कि ये अपने पास ब्लॉक ए है, ये अपने पास ब्लॉक बी है, और ये अपने पास ब्लॉक सी है। तो ब्लॉक ए का जो एक्सक्लेशन होगा ना वो बेसिकली इस तरफ होगा बस। लेट सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ, स्मॉल ए। ब्लॉक सी का जो एक्सक्लेशन होगा वो तुम्हारा नीचे की तरफ होगा। लेट सपोज इसको मैं सी बोल देता हूँ कि इसका एक्सक्लेशन नीचे की तरफ सी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, जब तुम ब्लॉक सी का एफ बी बनाओगे तो इसका मास एम है, तो नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। तो लेट सपोज उस नॉर्मल को मैंने n1 बोल दिया है। ठीक है, क्या हॉरिजॉन्टल में कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे, तो मतलब वर्टिकल में फोर्सेस लग रहे हैं। अगर वर्टिकल में ही फोर्सेस लग रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मान लेता हूँ कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितने एक्सप्रेशन के साथ, सी एक्सप्रेशन के साथ। तो क्या लिखूंगा इधर मैं, एम जी माइनस n1 इज इक्वल टू एम इंटू सी। वही मैं ब्लॉक ए की बात करूं, तो जब मैं ब्लॉक ए का एफ बी डी बनाऊंगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये अपना वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोर है।
तो केवल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव कर सकता है। अब तुम देखो ये जो तुम्हारा ब्लॉक भी है ना, इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा होगा वो कुछ ऐसे लगा रहा होगा। लेट सपोज इस नॉर्मल को मैंने क्या बोल दिया, n2 बोल दिया। इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा जो कि क्या आएगा अपने पास, n2/√2 आएगा। और ये n2/√2 के कारण ही ये जो ब्लॉक है ना वो तुम्हारा राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद एन ए एक्सप्रेशन। तो n2/√2 इज इक्वल टू 3m इंटू ए। तो एक अपने पास ये इक्वेशन और आ गई, एक अपने पास ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब तुम देखो जैसे कि जो तुम्हारा ये ब्लॉक सी है ना वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सक्रेशन सी। तो जो तुम्हारा ये ब्लॉक बी है ना जो कि कुछ ऐसा है, तो ये भी तुम्हारा नीचे की तरफ मूव करना चाहिए विद एन एक्सक्रेशन सी। ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूं यार मैं, क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट को भी तो वैलिड करना है ना। क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कांटेक्ट मेंटेन है, अगर कांटेक्ट मेंटेन है ना तो नॉर्मल के अलोंग एक्सक्रेशन सेम होना चाहिए। तो तुम देखो ये जो तुम्हारा ब्लॉक सी है इसका नॉर्मल के अलोंग एक्सप्रेशन कितना सी है, तो ब्लॉक बी का भी नॉर्मल के अलोंग एक्सप्रेशन कितना चाहिए, सी होना चाहिए। तो इसलिए तुम्हारा ये जो बी वाला ब्लॉक है ना वो नीचे की तरफ मूव करेगा विद इन एक्सप्रेशन सी। एक तो ये हो गया। और इस तरफ मैं मान लेता हूं कि इसके पास कुछ एस्केलेशन है, और वो लेट सपोज जो एस्केलेशन है वो स्मॉल बी बोल रहा हूँ मैं। अब ये बी की वैल्यू अपन कैसे रिलेट करेंगे वो अपन देखते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा ब्लॉक बी है ना इसके मोशन के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, तो मेरे को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट मानने पड़ेंगे एस्केलेशन के। तो एक तो मेरे को पता चलेगा कि वो तो सी के बराबर ही होगा, हॉरिजॉन्टल का मेरे को पता नहीं इसलिए मैंने बी मान लिया। अब जैसे कि अगर मैं वेज कांस्टेंट अप्लाई करूं ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में, तो नॉर्मल के अलोंग मेरा एस्केलेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल है, मेरे को पता है कि ये वाला एंगल अपने पास 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि c/√2 प्लस p/√2 अपने पास क्या है, नॉर्मल के अलोंग एस्केलेशन है ब्लॉक बी का। और ब्लॉक ए का नॉर्मल के अलोंग कितना होगा एस्केलेशन, तो नॉर्मल अपना कुछ ऐसा आया था, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। तो एक कंपोनेंट कितना आएगा, बेसिकली a/√2 का आएगा। तो ये a/√2 के बराबर होना चाहिए। √2 गया तो a बराबर b प्लस सी। तो एक अपने पास ये रिलेशन। ठीक है, और तुम देखो इधर, यहाँ पर मैं एक और चीज बोल सकता हूँ कि अगर मैं ब्लॉक बी और ब्लॉक सी को एज सिस्टम में मानूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो सेम ही एक्सप्रेशन है ना। तो अगर मैंने इसको ऐसे सिस्टम में माना तो तुम देखो कैसे बनेगा ये अपने पास ब्लॉक बी और ये अपने पास ब्लॉक सी, ये 2m है, ये m है। तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर नॉर्मल कुछ ऐसे लग रहा होगा जो कि n2 के बराबर होगा। भाई जो तुम्हारे ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर जितना नॉर्मल अप्लाई करेगा वही नॉर्मल तुम्हारा ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर करेगा। तो इसका वर्टिकल में कॉम्पोनेंट कितना आएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो आएगा n2/√2। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास n2/√2, है ना। अब तुम देखो इधर नीचे की तरफ जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा अपने पास, मेरे हिसाब से ये 3mg होगा। और ये पूरा सिस्टम अपना नीचे की तरफ कितने एस्केलेशन से आ रहा है, सी एस्केलेशन से आ रहा है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको मैं ले सकता हूँ बेसिकली 3mg माइनस n2/√2 इज इक्वल टू 3m इंटू सी। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन लगाई है। तो एक अपने पास ये इक्वेशन बन गया है। और जब मैं 2m वाले ब्लॉक का एक वीडियो बनाऊंगा तो तुम देखो इधर, ये अपने पास वो 2m वाला ब्लॉक है। इस तरफ जो नॉर्मल लग रहा है वो n2 लग रहा है, और इस तरफ जो नॉर्मल लगेगा ना ब्लॉक सी के कारण वो अपना n1 लगेगा। सही है, अब तुम देख सकते हो n1 का कोई भी कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा नहीं, n2 को लेकिन आएगा जो कि कितना होगा n2/√2। इसके अलावा तो हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है, बाकी जो वेट होगा तो नीचे की तरफ लगेगा। और इसका स्केलेशन मैंने इस तरफ माना था b, तो अगर मैंने इस तरफ माना है इसलिए मेरे को लिखना पड़ेगा कि n2/√2 इज इक्वल टू इसका जो भी मास है 2m इंटू माइनस बी, क्योंकि नेट फोर्स इधर आ रहा है और मैंने स्केलेशन इधर मान लिया था इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 2√2m इंटू माइनस बी।
तो अब तुम देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ जितनी भी इक्वेशंस थी वो सब बन चुकी हैं, सही है ना। कौन कौन सी इक्वेशन अपने पास बनी है, तो उसको अपन एक अलग पेज पे लिख लेते हैं, ताकि फिर उसको अपन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक तो अपने पास रिलेशन बना है कि a बराबर b प्लस सी, तो अपने पास पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन अपने पास है कि n2/√2 इज इक्वल्स टू 3m इंटू ए, तो ये अपने पास दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन अपने पास है कि 3mg माइनस n2/√2, 3mg माइनस n2/√2 इज इक्वल्स टू 3m इंटू सी, ये अपने पास तीसरी इक्वेशन है। अगली इक्वेशन अपने पास है n2 इज इक्वल्स टू 2√2m इंटू माइनस p, ये अपने पास फोर्थ इक्वेशन है। और अगली इक्वेशन अपने पास है कौन सी बच गई यार, mg माइनस n1, सही है, mg माइनस n1, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ, इज इक्वल्स टू m इंटू सी, तो ये अपने पास फिफ्थ इक्वेशन है भाई। एक ये रही, 2 3 4 5, 5 इक्वेशन बनी है। हाँ, वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल एक तो a है, एक b है, एक c है, एक n2 है और एक n1 है। तो अपने पास 5 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, पांच इक्वेशन, पांच इक्वेशन, पांच वेरिएबल। मेरे हिसाब से तुम सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब कुछ है नहीं, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन खत्म होता है ये वाला, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, अगर ढंग से करोगे तो हो जाएगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQRSR 4 block, capital T is the big block supporting all the smaller block as shown in the figure, all the pulleys are ideal and surface are smooth, if the system is released from the rest then answer the following। ये तुम्हारा जो बिगर ब्लॉक है ना T, जिसका मास 5m है, ये कोई बेसिकली फिक्स नहीं है, ये भी मूवेबल है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो ये पहले तो मैं सरफेस बना लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो ये अपने पास वो सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन में T1 मान लेता हूँ और इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन में T2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो अपने पास कैपिटल T वाला ब्लॉक ना जिसका मास 5m है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये अपना है ना इस तरह मूव कर रहा है विद एन एस्केलेशन a। तो तुम देखो इधर, तुम्हारा जो ये Q और R वाला ब्लॉक है जिसका मास m और 2m है, तो ये भी तुम्हारा इस तरह मूव करना चाहिए विद एन एस्केलेशन a, वेज कंस्ट्रेंट से बेसिकली। भाई अगर तुम्हारा ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इस तरह मूव कर रहा होगा ए एस्केलेशन से, तो ये वाले जो दोनों ब्लॉक्स है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनका भी एस्केलेशन ए ही होना चाहिए, वेज कंस्ट्रेंट से मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो अपने पास ब्लॉक है, कौन सा वाला ब्लॉक है, पी वाला ब्लॉक है, इसका एस्केलेशन इस तरफ कितना है, बी है, ठीक है। और ये जो एस वाला ब्लॉक है, इसका इस तरफ जो एस्केलेशन है वो लेट सपोज सी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि T1 इज इक्वल्स टू m इंटू बी, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल्स टू 2m इंटू सी। तो ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई, एक अपने पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है इसका एस्केलेशन मैं नीचे की तरफ मान लेता हूँ कितना है, d। ये वाला जो ब्लॉक है इसका एस्केलेशन मैं नीचे की तरफ मान लेता हूँ कितना है, e। तो अब तुम देखो इधर, अगर मैं ये वाले ब्लॉक की बात करूं, कौन से वाले ब्लॉक की, क्यू वाले ब्लॉक की जिसका मास m है, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेरे को हॉरिजॉन्टल वगैरह से मतलब नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में
ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T1 लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है विद इन डी एस्केलेशन। तो क्या लिखूंगा मैं, mg माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू डी। सही है, तो ये अपने पास ये इक्वेशन और आ गई। और सिमिलर वे में मैं इसकी बात करूं, इसका मास कितना है अपने पास, 2m है, ऊपर की तरफ टेंशन T2 लग रहा है, नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है, 2mg। ठीक है, और ये अपना नीचे जा रहा है विद एन एक्सक्लेशन ही, तो क्या लिखूंगा मैं, 2mg माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2me। तो ये अपने पास अगली इक्वेशन हो गई। और कुछ इसमें लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब स्ट्रिंग कंस्टेंट वगैरह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं इस वाली स्ट्रिंग में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ऐसे अपना ये देखो, और ये दोनों पॉइंट्स अपने बेसिकली पुल्ली के साथ अटैच है। और तुम देखो जो ये पुल्ली है ना, वो तुम्हारी इस बिगर ब्लॉक के साथ अटैच है, और ये जो बिगर ब्लॉक है वो इस तरफ जा रहा है विद एन एस्केलेशन ए। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो पुल्ली है ना, वो भी तुम्हारी इस तरफ जाएगी विद एन एस्केलेशन ए। इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा इस तरफ जाएगा विद एन एस्केलेशन ए, ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा इस तरफ जाएगा विद एन एस्केलेशन ए। तो मुझे ये पता चल गया कि इस वाले पॉइंट का एस्केलेशन इस तरफ ए है, इस वाले पॉइंट का भी एस्केलेशन इस तरफ ए है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा इस वाले ब्लॉक से अटैच है, मतलब ब्लॉक बी से अटैच है। तो ये वाले पॉइंट का भी एस्केलेशन तुम्हारा बी के बराबर होगा, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा ये ब्लॉक क्यू से अटैच है। तो जो ब्लॉक क्यू का एस्केलेशन होगा वही तुम्हारे इस पॉइंट का एस्केलेशन होगा। तो ब्लॉक क्यू का एस्केलेशन एक तो सामने की तरफ ए है और एक नीचे की तरफ डी है। तो ये और ये तो स्ट्रिंग कंस्टेंट में यूज होंगे नहीं, ठीक है। तो जो बढ़ाने वाला एस्केलेशन है वही घटाने वाला एस्केलेशन होगा, तो ए प्लस डी मेरे हिसाब से बी के बराबर होगा। तो ये अपने पास अगली इक्वेशन हो गई। सिमिलर वे में मैं इस वाली स्ट्रिंग के लिए भी स्ट्रिंग कंस्टेंट अप्लाई करूंगा। तो मैंने बना दी ये स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो तुम्हारा ब्लॉक एस से अटैच है, तो जो ब्लॉक एस का एक्सप्रेशन होगा वही तुम्हारे इस पॉइंट का होगा, तो वो इस तरफ सी होगा। ये वाला पॉइंट तुम्हारा ब्लॉक आर से अटैच है, तो जो ब्लॉक आर का एक्सप्रेशन होगा वही तुम्हारे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट का होगा। तो एक तो इस तरफ है और एक नीचे की तरफ ही। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तुम्हारे इस पुल्ली के साथ अटैच था, और पुल्ली तुम्हारी बेसिकली इस तरफ जा रही होगी विद एन एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये पुल्ली तुम्हारे इस बिगर ब्लॉक के साथ अटैच है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाले पॉइंट का एक्सप्रेशन इस तरफ है, ये वाले पॉइंट का भी एक्सप्रेशन इस तरफ है, तो ये और ये तो कोई इफेक्ट डालेंगे नहीं, ठीक है। तो जो बढ़ाने वाला एक्सप्रेशन इज इक्वल टू घटाने वाला एक्सप्रेशन, ये ई था, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, ई इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये अपने पास अगली इक्वेशन। और एक और इक्वेशन बन सकती है। इक्वेशन क्या बनेगी, तुम देखो, अगर मैं इसको ऐसे सिस्टम में मानूं, ऐसे सिस्टम में अगर मैं मानूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। मतलब मैं पी क्यू आर एस और टी को ऐसे सिस्टम में मान रहा हूँ, तो ये T1 और T2 मेरे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये Q और T के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा होगा, R और T के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, वो भी क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। तो सिस्टम पर कोई भी एक्शन फोर्स नहीं है। तो F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल इज 0। सही है। तो अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो अपना ये P वाला ब्लॉक है, ये अपना राइट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन बी। तो लिख सकता हूँ मैं MB प्लस जो अपना ये Q वाला ब्लॉक है, ये अपना राइट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन है, तो MA, ठीक है। जो अपना ये R वाला ब्लॉक है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन है, तो प्लस 2MA। जो अपना ये S वाला ब्लॉक है, ये तुम्हारा लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन C। तो क्या लिखूंगा इधर मैं, प्लस का 2M इंटू माइनस का C। और जो बचा तुम्हारा T वाला ब्लॉक जिसका मास 5M है, ये तुम्हारा राइट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सप्रेशन में, तो 5M इंटू ए। इनका जो समेशन है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास जो एफ नेट जो लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल में सिस्टम पर। तो क्या करेगा ये, M1 A1x प्लस M2 A2x एंड सो ऑन। तो ये अपना 0 है, तो बेसिकली इसका जो समेशन है वो भी 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये 0। तो यहाँ से रिलेशन क्या जाएगा अपने पास, B प्लस A प्लस 2A माइनस 2C प्लस 5A इज इक्वल टू 0।
तो ये अपने पास एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है, जो कि कितना होगा अपने पास, ये मेरे हिसाब से होगा 6a, नहीं 6a नहीं, ये होगा अपने पास 8a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो एक अपने पास ये रिलेशन है। तो अब जो टोटल इक्वेशन बनी है उनको मैं एक जगह लिख देता हूँ। तो एक अपने पास इक्वेशन है कि a प्लस डी बराबर बी, एक अपने पास इक्वेशन है e इज इक्वल टू a प्लस सी, एक अपने पास इक्वेशन है 8a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन अपने पास है कि t1 बराबर mb, एक अपने पास इक्वेशन है कि mg माइनस t1 बराबर md, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। एक अपने पास इक्वेशन है t2 बराबर 2mc, ये सिक्स इक्वेशन हो गई। और एक अपने पास इक्वेशन है 2mg माइनस t2 बराबर 2me, 2mg माइनस t2 बराबर 2me, ये अपने पास सेवेंथ इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने हैं? तो एक तो a, एक b, एक c, एक d और एक e, तो 5 तो हो गए, ठीक है। एक t1 और एक t2, तो 5 2 प्लस 7 वेरिएबल है। इक्वेशन भी 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। सॉल्व तुम्हें करना है यार, इसको सॉल्व कर लेना, सब चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी। अगर सब चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि ये सब जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, एस्केलेशन ऑफ द ब्लॉक पी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक टी, ये सब भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो सेशन होता है ना वो ख़त्म होता है। और भी अगर तुम्हें एलन प्री स्कोर पेपर के कुछ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो बताना, मैं जल्दी से जल्दी है ना डालने की कोशिश करूँगा। तो जो भी क्वेश्चनों को चाहिए ना तुम्हें, तो जो हमारा नेक्स्ट का जी चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर तुम डाल सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।